इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो वर्ष 2022 में जो राज्य में अनियमित वर्षापात के कारण जो उत्पन्न गंभीर स्थिति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गांव एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, राजस्व गांव, सभी गांव और बसावट और टोलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं पुनः पढ़ देता हूं। 11 जिलों के कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व ग्राम एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोले एवं बसावट को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। और इस इलाकों में जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उन्हें 3,500 के दर से विशेष सहायता देने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अल्प वर्षापात होने की स्थिति में निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में जो भुगतान करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 500 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो एक और जहां पर राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इन इलाकों को घोषित किया, वहां 3,500 रुपये प्रति परिवार देने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए 500 करोड़ राज्य सरकार ने जो बिहार कंटिजेंसी फंड है, निधि है, उससे अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी है। परिवार की संख्या नहीं है, जितने भी गांव, इन सभी गांव में 7,841 गांव के जो भी गांव है, टोले हैं, बसावट हैं, उनमें जितने भी परिवार आएंगे उन सबका सर्वेक्षण करके सभी को भुगतान 3,500 के दर से दिया जाएगा। इसमें खर्च तो एक बार सर्वे होगा, उसके बाद अनुमानित है करीब 450-500, इसलिए 500 करोड़ का आपका जो बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम भी लिया गया है। अभी सर्वे होगा, मतलब परिवार अभी तो आइडेंटिफाई, चिन्हित किए गए हैं प्रखंड प्रखंड में, पंचायत पंचायत के गांव। अब हर टोला, हर बसावट और हर गांव का सर्वेक्षण होगा, परिवारों की लिस्ट बनेगी और उनको भुगतान होगा। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण और निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो फसल क्षति हुई है विभिन्न जिलों में, जो एक्सेस रेनफॉल, जो अतिवृष्टि के कारण, जो वर्षापात के कारण जो क्षति हुई है उनके, और वहाँ पे जहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बाढ़ के कारण लगाए गए फसलों का नुकसान जो हुआ है, उनका भी मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि उनका भी सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के उपरांत प्रभावित किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। तो उसमें दो निर्णय हैं, जहां एक और सुखाड़ के मद्देनज़र सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है, वहीं जो बाढ़ के कारण जहां पे फसल बर्बाद हुई है उसका भी सर्वेक्षण कराया जाए और उसमें भी कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बाढ़ वाला आप इसी कैबिनेट नोट का कंडिका में है, अंदर है, मैंने इसी कैबिनेट को कंडिका है, कंडिका 5 में, वो शायद संभवतः टाइटल में नहीं है, तो इसी का पार्ट है वो। हाँ, इसी का एजेंडा नंबर 18 का पार्ट है, ठीक है। और 17 नंबर है आपका आकस्मिकता निधि से 500 करोड़। सब तय हुआ है, आपको बता देंगे, कहीं मतलब पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपको विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी। विभाग अभी सर्वेक्षण शुरू करेगा, तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरे 937 पंचायतों का, ये प्रकाशित होगी। 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है। यह विभिन्न अनुमंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, विभिन्न चेक पोस्ट पर भी यह पदस्थापित होंगे और जो मद्य निषेध नीति का जो राज्य की नीति है उसको सफल बनाने के लिए अब और कड़ाई से और अच्छे तरीके से अब इस अभियान को, इस 905 लोगों, 5 कर्मियों, विभिन्न कोटि के 5 कर्मियों को नियुक्ति के बाद अब ये
संचालित होगा। जल संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के 485 लोगों की नियुक्ति का प्रस्ताव 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भेजा गया था। यह लेखा लिपिक का था, लेखा लिपिक संवर्ग का, और इन लोगों की बहाली हो गई थी। ये कनियन लेखा लिपिक के 487 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 500 की अधियाचना भेजी गई थी। जो लास्ट वेतन आयोग था उसमें इन सभी पदों को मरणशील घोषित कर दिया गया था, जिस कारण से इनका योगदान लेकर इन पर की पोस्टिंग नहीं की जा सकी है। अब इन 485 जो लेखा लिपिक के पद हैं, यह निर्णय लिया गया था लेखा लिपिक के पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह निर्णय लिया गया था जो पूर्व मंत्री परिषद द्वारा वेतन पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनको इस हद तक आंशिक रिलैक्सेशन दिया गया ताकि ये 585 जल संसाधन के जो हमारे नए नियुक्त कर्मी हैं उनका योगदान स्वीकार किया जा सके और पदस्थापित किया जा सके। ये जल संसाधन विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया। गृह विभाग में राज्य के प्रोबेशन कार्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए ससमय निष्पादन हेतु 137 पदों का सृजन किया गया। यह गृह विभाग के गृह कारा विभाग है उसमें यह निर्णय लिया गया। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में पूर्व में जो विभिन्न विद्यालयों में 420 नए पदों का स्वीकृत किया गया और पूर्व में जो स्वीकृत सरकारी ये विद्यालय थे उसमें से 1420 पदों का ये सरेंडर हुआ। ये वह सब थे जो अटैच्ड कॉलेजेस थे और उनका पद सरेंडर करके जो मूल विद्यालय हैं उनमें स्वीकृत किया गया। बिहार पुलिस के स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स भारतीय सेना के हमारे सेवानिवृत्त जवानों को हम लोगों ने बहाल किया है, सैप जिसको आप कहते हैं, और उनकी 3,953 ऐसे कर्मी हैं जिनकी 1 साल और अनुबंध विस्तारित की गई 2022 और 2023 तक के लिए। जल संसाधन विभाग में जो भूमि अधिग्रहण के लिए 2 एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ भू अर्जन विशेषज्ञ लेने का निर्णय लिया गया 2 साल के लिए। यह भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग को जो परीक्षा संचालन के लिए विभिन्न इक्विपमेंट्स हैं जैसे जैमर है या अन्य जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उसके परचेज़ के लिए राशि घट गई थी। उसके लिए 4 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से स्वीकृति का प्रस्ताव है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। हाल ही में 8 अक्टूबर को पटना में राज्य समारोह के रूप में मनाया गया था और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने संबंध में आदेश निकाला था। इसी आदेश को मंत्रिमंडल ने संतुष्ट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील था। यह सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 12/9/22 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया और जिसमें जिला न्यायाधीश प्रवेश बिंदु सीधी भर्ती परीक्षा के 2016 के अंतर्गत पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह लोअर कोर्ट से डिसमिस हो गए थे और जिसको सेट असाइड माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। अब श्री सुनील कुमार वर्मा पुनः सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत पुनः नियुक्त माने जाएंगे। तो ये उनका डीए जो है वो 34 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया गया और 1/7/2022 के मद्देनज़र तो सभी हमारे सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी और सभी कर्मी जो हैं उनको अब डीए 34 के स्थान पर अब 38% दिया जाएगा और इसमें राज्य सरकार का इस वर्ष करीब 863 करोड़ का व्यय अतिरिक्त होगा और यह सभी कर्मचारियों को जो बढ़े हुए वेतन से अरियर और वेतन जो है अगले वेतन से मुक्त होगा। करीब ये होंगे करीब आज के दिन में 4 लाख से ऊपर हैं रेगुलर, 4 लाख से ऊपर ही हैं, 5 लाख पे पहुंच ही रहे होंगे जो बहालियाँ हो रही हैं और पेंशनर भी हैं इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का भी, पेंशनर अलग है तो पेंशनर का भी डीए बढ़ गया।
उद्योग के क्षेत्र में भी निर्णय लिया गया है। जो हमारे उद्योग प्रोत्साहन नीति है 2016 है, उसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला तो है जो गैर प्राथमिकता क्षेत्र है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, उनको भी अब उद्योग लगाने के लिए भूमि मिलेगी। उसके लिए जो नीति की कंडिका है, उसकी 5/5.2.1 जो कंडिका है, उसमें पहले प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ही औद्योगिक भूमि आवंटन की जाती थी। अभी उसको संशोधन करके विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अब भूमि आवंटन हो सकेगी। तो जो ज़मीन है वो अब सभी उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे राज्य में उनको उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो पूर्व में प्रतिबंधित थे, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो गैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि ये जो उद्योग की भूमि है वो आवंटन हो। पहला है आईटी पार्क, जिसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए अब ज़मीन उपलब्ध हो सकेगी। कॉल सेंटर है, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है और इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन है। तो इन सभी के लिए जो हमारे भूमि जो औद्योगिक भूमि है, बियाड़ा की भूमि है, उपलब्ध हो सकेगी। स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस एंड स्टार्टअप हब है, किसी को स्टार्टअप स्पेस और कोवर्किंग स्पेस और हब बनाना है, वह भी अब उद्योग की ज़मीन पे लगा सकेंगे। ग्रेड ए वेयर हाउसेस, आपको जानते होंगे जो मेजर हमारे राज्य के जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वो ग्रेड ए वेयर हाउसेस, ये गोडाउन नहीं होता है, ये ग्रेड ए वेयर हाउस होता है जिसमें ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स होता है। उसके स्थापना की स्वीकृति किसी दी गई कि आप स्थापना कर सकते हैं। और रिसर्च लैब एंड टेस्टिंग लैब है, यह भी स्थापना आप औद्योगिक क्षेत्र में कर सकते हैं। ये सभी गैर मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एक एग्जम्पशन के अंडर ये 4 कैटेगरी हैं, उनको बियाड़े की भूमि आवंटन के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया कि 2016 या जिन्होंने 2011 की नीति में कुछ सुविधा प्राप्त कर लिया है और किंतु 2016 में उन्होंने अपने और एक्सपेंशन और अन्य परियोजना में उन्होंने उद्योग लगाया है, तो ये निर्णय लिया गया कि जिन्होंने 2016 में एक्सपेंशन या अन्य कार्यों में लगाया गया, तो उनको उन कार्यों में प्रोत्साहन दिया जाएगा जो उन्होंने 2011 की नीति के अंतर्गत उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया। तो हुआ ये था कि जब एक बार आपने औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपने सुविधा प्राप्त कर ली है, तो दूसरे औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपको सुविधा देनी था, तो ये संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि 200 करोड़ के अतिरिक्त यदि कोई उद्योग लगाएंगे, उनको जीएसटी जो 5 वर्षों के लिए सीमित था, वो अब 7 वर्षों के लिए उनको अलाउड है, पर बशर्ते कि जो 2 साल का जो जीएसटी कंपनसेशन जो उनको मिलेगा, वो उस उद्योग में पुनः निवेश करेंगे। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि यदि कोई इकाई है जो 200 करोड़ से ज़्यादा निवेश करती है, तो उनको 5 की जगह 7 साल जीएसटी रिइंबर्समेंट की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि जो 2 साल में जो अतिरिक्त उनको जीएसटी सुविधा दे होगी, वो उनको पुनः निवेश उस उद्योग इकाई में किया जाना होगा। और पहले था कि हर निवेश जो छोटे छोटे निवेश हैं, उनको भी SIPB से क्लियरेंस लेना पड़ता था। निर्णय लिया गया है कि 2 करोड़ तक की योजनाएं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, वो जो SIPB का जो सचिवालय है विभाग में, उसके प्रधान सचिव या सचिव स्तर से ही निर्णय और स्वीकृति दे सकेंगे। कृषि इनपुट सब्सिडी ये अलग से आपको अलग से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सूचित किया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ डीजल अनुदान के साथ जो वैकल्पिक फसल योजना है, जिसमें जहाँ जहाँ सूखा हो गया है वहाँ शॉर्ट टर्म अन्य क्रॉप जो है वो भी, उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। तो सुखाड़ के मद्देनज़र काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, तो ये किया जा। दूसरा ये है, आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान भी कम वर्षापात के कारण जो फसलों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा था, उसके लिए राशि घट गई थी। पिछली बार तक 2 बार BCF लिया गया था, जिसमें 89 करोड़ 95 लाख राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की गई थी। अब इसके अतिरिक्त इस बार इस कैबिनेट में 100 करोड़ और अतिरिक्त राशि
दी गई है। तो इससे जो हमारे रोपनी जिन्होंने कर ली है, उस क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था और आवश्यकता हो रही है, उसके आलोक में अब ये राशि अब उपलब्ध होगी और इसमें वितरण हो सकेगा। तो सुखाड़ के बारे में निर्णय लिया गया, डीजल अनुदान के बारे में निर्णय लिया गया, साथ ही साथ बाढ़ जो फसल नुकसान हुआ है उसमें कृषि इनपुट सब्सिडी लेने का निर्णय लिया गया, और साथ ही साथ इसके संबंध में राज्य सरकार ने बिहार कंटीजेंसी फंड से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तो एक समेकित निर्णय है जो कृषि क्षेत्र में जो नुकसान चाहे बाढ़ में हो या सुखाड़ में हो, उसकी सहायता हमारे किसानों को करने के लिए, और किसान के साथ साथ जो खेतिहर मजदूर हैं जो उन खेतों में काम करते हैं उनके सहायतार्थ ये निर्णय लिए गए।